लास्ट क्लास में हमने सस्टेन्ड चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर का अध्ययन किया था। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एग्जाम्पल के रूप में है इसका एटम बम। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमने लास्ट टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को पढ़ा था और उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में फैक्टर की 3 वैल्यू अपने देखी थी कि k इज इक्वल टू 1, k लेस देन 1 और k ग्रेटर देन 1। k इज इक्वल टू 1 अपना सस्टेन्ड चेन रिएक्शन की कंडीशन थी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और k ग्रेटर देन 1 जो था वो था अपना अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अर्थात ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k ग्रेटर देन 1 हो वह अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाती है। इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन की जो प्रोडक्शन रेट है वो न्यूट्रॉन लीकेज रेट से बहुत अधिक रहती है, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 1 से अधिक प्राप्त होता है। एग्जाम्पल इसका देखें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का, तो एग्जाम्पल इसका है एटम बम। एटम बम को देखें, इसका जो जिस रूप में इसको बनाया जाता है वो देखें तो इसमें जो विखंडनीय पदार्थ है उसके छोटे छोटे पिंड लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 पिंड लिए हैं, 1, 2, 3 और 4। इन सभी पिंडों का जो मास है वो मास सब क्रिटिकल मास रहता है। सब क्रिटिकल यानी जो क्रिटिकल मास था अपना, क्रिटिकल मास की डेफिनेशन अपने पहले पढ़ी थी कि क्रिटिकल मास क्या है। उस क्रिटिकल मास से कम इनका मास रहता है। और ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जैसे 4 अपने को छोटे छोटे सब क्रिटिकल मास के विखंडनीय पदार्थ बताए हैं, यहाँ पर दिखाए हैं। ये कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं, इनके बीच में कुछ गैप रहता है और इन सभी विखंडनीय पिंडों के पीछे सामान्य विस्फोटक पदार्थ लगा होता है। ये जो ये विस्फोटक पदार्थ क्या होता है कि इन में जैसे ही विस्फोट करवाते हैं इस पदार्थ से, ये चारों जो पिंड है वो एक हो जाएंगे। अभी दूर दूर स्थित और दूर दूर स्थित है, इसलिए इनका मास जो है वो सब क्रिटिकल मास की रेंज में है। इसलिए यदि इस विखंडनीय पदार्थ का विखंडन होता भी है तो न्यूट्रॉन प्रोडक्शन रेट जो है वो लीकेज रेट की तुलना में बहुत कम रहती है और उसकी वजह से ये चेन रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती है, अर्थात कंट्रोल में रहती है। लेकिन जैसे ही सामान्य विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट कराया जाता है तो ये चारों पिंड एक स्थान पर हो जाएंगे और जैसे ही एक स्थान पर होते हैं इनका जो मास है वो मास क्रिटिकल मास को पार कर जाता है और जब ये मास क्रिटिकल मास को पार कर जाएगा तो उस स्थिति में पदार्थ के विखंडन से जो न्यूट्रॉन प्रोडक्शन रेट है वो न्यूट्रॉन लीकेज रेट से बहुत अधिक हो जाएगी और जिसकी वजह से ये चेन रिएक्शन बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन चारों पिंडों को एक मजबूत आवरण में फिट किया गया है, जो बाहर ये सर्किट शो किया गया है इसमें फिट किया गया है और ये आवरण तब तक नहीं फटता जब तक कि अंदर विखंडन प्रक्रिया अपने अधिकतम रेंज तक नहीं पहुंच जाए
मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंच जाए तब तक नहीं फटता, और जैसे ही मैक्सिमम रेंज पे पहुंचती है ये आवरण फट जाता है और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पर बताया है कि सामान्य विस्फोटक में विस्फोट करवाना, चारों पिंडों का एक जगह होना और न्यूक्लियर रिएक्शन तीव्र गति से बढ़ना, ये सारा प्रोसेस जो है वो कुछ ही माइक्रो सेकेंड में हो जाता है, समय नहीं लगता। अब इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इस परमाणु बम में यदि हम 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 प्रयुक्त करते हैं तो नाभिकों की संख्या जैसे पहले अपने कैलकुलेट की थी, और 1 किलोग्राम यूरेनियम के संपूर्ण विखंडन से एनर्जी रिलीज जो होती है वो है 8.27 इंटू 10⁻13 जूल। ये एनर्जी हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखी, और यह एनर्जी जो रिलीज होती है वो कुछ ही माइक्रो सेकेंड में रिलीज हो जाती है, अर्थात इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये तो हुआ अपना अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एटम बम। नेक्स्ट जो नया टॉपिक है अपना वो है एनर्जी रिलीज्ड इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का अपोजिट प्रोसेस है फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या था कि एक भारी नाभिक विखंडित होकर के हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसको नाभिकीय विखंडन ऊर्जा हम कहते हैं। इसका अपोजिट प्रोसेस जो है वह न्यूक्लियर फ्यूजन, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे ऐसे, और इस भारी नाभिक का यदि मास कैलकुलेट किया जाए तो वह मास इन दोनों मूल नाभिक जो है हल्के नाभिक है इनके द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है। अर्थात दो हल्के नाभिक ने मिलकर के एक भारी नाभिक बनाया तो भारी नाभिक का द्रव्यमान उन हल्के नाभिकों के द्रव्यमान के योग के तुल्य होना चाहिए। लेकिन जब मास कैलकुलेट करते हैं तो इस भारी नाभिक का द्रव्यमान इन हल्के नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है, अर्थात द्रव्यमान में कुछ कमी आती है, और वो कमी हमने पहले भी पढ़ी है जिसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और वो मास डिफेक्ट एनर्जी के रूप में रिलीज होता है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहते हैं। अब वह एनर्जी कितनी होगी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर नाभिकीय संलयन को देखें तो उसमें ड्यूटेरियम के 3 नाभिक मिलकर के किस प्रकार से एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन उससे पहले चूंकि दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, और यह जो निर्माण है न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है यह तभी संभव है जबकि हल्के नाभिकों की एनर्जी बहुत अधिक हो, क्योंकि उसी स्थिति में हल्के नाभिक एक दूसरे के पास में आ सकते हैं, और इन हल्के नाभिकों की एनर्जी अधिकतम तभी होगी, इनकी गतिज ऊर्जा अधिक तभी होगी किसके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए, जबकि इनकी एनर्जी कितनी हो, एनर्जी की बजाय इसका टेम्परेचर कितना हो,
वो टेम्परेचर हो 10⁻7 से लेकर के 10⁸ केल्विन और हाई टेम्परेचर होना आवश्यक है। अर्थात जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर पर संपन्न होता है। इसीलिए इस प्रकार की प्रोसेस को या अभिक्रियाओं को हम ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब लेते हैं एग्जाम्पल कि 3 ड्यूटेरियम नाभिक मिलकर के किस प्रकार से एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, या 3 हल्के नाभिक मिलकर के किस प्रकार से एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट दी है उसमें ड्यूटेरियम के 2 नाभिक मिलकर 1s2 1s2 और हाइड्रोजन का थर्ड जो आइसोटोप है ट्राइटियम का निर्माण करते हैं 1s3, साथ में एक प्रोटॉन रिलीज होता है और एनर्जी जो है वो है रिलीज होती है 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह ट्राइटियम जो है अपने को प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो मिला है, यह पुनः एक ड्यूटेरियम नाभिक से क्रिया करेगा और हीलियम का निर्माण करता है, साथ में न्यूट्रॉन रिलीज होता है और एनर्जी जो है वो है 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिला दिया जाए तो हमें मिलता है कि 3 ड्यूटेरियम नाभिक मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है और एनर्जी जो है वो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर देखें तो 3 ड्यूटेरियम नाभिक मिलने से 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, या 3 ड्यूटेरियम नाभिकों के फ्यूजन से हमें 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है या रिलीज होती है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक नाभिक के विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है और इसकी तुलना में यह जो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसकी मात्रा बहुत कम है। लेकिन यदि प्रति किलोग्राम ड्यूटेरियम से प्राप्त ऊर्जा की गणना करें तो ज्ञात होता है कि हल्के नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा भारी नाभिकों के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से बहुत अधिक होती है। यहाँ पर एनर्जी हमें कम दिख रही है कि एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, जबकि 3 ड्यूटेरियम नाभिकों के फ्यूजन से 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ही मिलती है। लेकिन यदि मटेरियल लेकर के 1 किलोग्राम मटेरियल ले लिया जाए और उनसे अपन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को देखें तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त एनर्जी की वैल्यू फिजन से बहुत अधिक प्राप्त होती है। यहाँ एग्जाम्पल ड्यूटेरियम का लिया है और ड्यूटेरियम का जो नाभिक है उसके 2 किलोग्राम में मोल डेफिनेशन से 2 किलोग्राम में आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणुओं की संख्या रहती है या नाभिकों की संख्या रहती है। तो 1 किलोग्राम में कितने रहेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे कि 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम मटेरियल में नाभिकों की संख्या या परमाणुओं की संख्या ये रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन थर्ड देखी और उस इक्वेशन थर्ड से ज्ञात होता है कि 3 ड्यूटेरियम नाभिकों से 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिलती है। तो एक नाभिक से कितनी मिलेगी, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात एक ड्यूटेरियम
नाभिकीय संलयन से इतनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 किलोग्राम में जो परमाणु है, नाभिक है, उनकी संख्या है 3.01 इंटू 10⁻26। इनसे कितनी एनर्जी मिलेगी? इसको 7.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आती है कि 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम के संलयन से रिलीज एनर्जी की जो वैल्यू है वह 34.67 इंटू 10⁻13 जूल। यह जो ऊर्जा है, अगर इस ऊर्जा का हम यूरेनियम 235 के विखंडन से अगर तुलना करें तो यहाँ पर 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम के संलयन से मुक्त ऊर्जा है 34.67 इंटू 10⁻13 जूल, और 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त जो एनर्जी है वह है 8.27 इंटू 10⁻13 जूल। इन दोनों का रेशियो निकाले तो वो आता है 4.2। अर्थात 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम मटेरियल ले लें तो उसके संलयन से प्राप्त ऊर्जा 1 किलोग्राम यूरेनियम मटेरियल के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से 4.2 गुना अधिक रहती है। अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में रिलीज एनर्जी की वैल्यू न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से लगभग 4 गुना अधिक रहती है। तो ये तो हुआ अपना अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और फ्यूजन प्रोसेस में रिलीज एनर्जी की वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।